बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तान की बाहर देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी जो फीडबैक है उसका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से हम ये जिहाद जारी रखते हैं। मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ। नाज़रीन, आज 3 बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके जो बाद सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसके ऊपर बात करनी है। जो एक एंकर हैं, यूट्यूबर भी हैं, मंसूर अली खान, उनका एक मुबैना तौर पर इंटरव्यू हुआ है और क्लियरली आसिम मुनीर के साथ हुआ है। और तीसरा, हम जो हमारा मीडिया और सिविल सोसाइटी बिक गई है उसके मुतालिक जिक्र करने। मैंने बहुत ज़बरदस्त आज एक पैनल किया है। एवरी वीक शाज़िया हमारे साथ आती हैं। शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you, sir. Thank you very much. Pleasure is all mine, sir. बहुत शुक्रिया। और जनाब उसके साथ आपके बहुत ही हरदिल अजीज जनाब वकार साहब, बड़ी मुश्किल से पकड़ाई देते हैं लेकिन आज पकड़ गए। नहीं इतवार सर, का दिन था। वकार, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वेलकम टू द थैंक यू। प्रोग्राम, अस्सलाम थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जी, तो द क्वेश्चन है ये है कि जो पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो हमें क्या बताती है पाकिस्तान के हालात की और पाकिस्तान में अदलिया के हालात की। तो आई विल स्टार्ट, जो आप दोनों में से whoever wants to go first प्लीज। Kamran can go first. जी वकास। ठीक सर। अदलिया के हालात देखें, ये जो डिसीजन आया ये पहले से प्रेडिक्टेड था। और अगर इमरान खान अभी बाहर होते तो वो बोलते कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था, और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। बेसिकली शुरू से लेकर अब तक एक-एक जो भी रुकावट डाली जा सकती थी पीटीआई के रास्ते में, वो डाली गई है। और उनको पता है कि इलेक्शन के दिन कुछ भी नहीं हो सकता, तो उससे पहले-पहले जितनी उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट करनी थी वो कर दी। और उसका अहम तरीन हिस्सा ये था कि पीटीआई को इलेक्शन से निकाल दिया जाए। तो अब पीटीआई को इन्होंने इलेक्शन से निकाल दिया है। ये सिर्फ ये नहीं है कि बैट का सिंबल छीना है। अगर अवाम को यानी थोड़ा इसकी डिटेल में जाना चाहें, तो बैट का सिर्फ सिंबल नहीं छीना, पीटीआई का जो हक एज़ अ पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, वो इन्होंने छीना है। और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, जैसे कि जो सारे कैंडिडेट्स हैं, जब इलेक्शन होगा तो वो उनको एज़ एन इंडिपेंडेंट अब लड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लड़ने की वजह से तो उनकी रिज़र्व सीट्स भी ख़त्म हो जाएँगी। और फिर बाद में आगे जाके ये जो लोग जीत जाएँगे, इनको आप पकड़ के पीटीआई में डालना भी बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि लीगली ये किसी भी पार्टी को जॉइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो हॉर्स ट्रेडिंग का लॉ है बेसिकली, यानी जब आप किसी पार्टी के टिकट से जीत के असेंबली में आते हैं, तो आप किसी और पार्टी को जॉइन नहीं कर सकते। गैर कानूनी है किसी दूसरी पार्टी में जाना एक पार्टी से। लेकिन जब आप आज़ाद उम्मीदवार आते हैं, तो आप किसी भी पार्टी को जॉइन कर सकते हैं जब पार्लियामेंट कन्वीन होती है। तो ये जो सारे आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के जाएँगे असेंबली के अंदर, तो उस टाइम पे फिर इनको खरीदना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अगर कोई ज़मीर फ़रोश होंगे, तो वो आराम से पैसों के लिए बिक जाएँगे, वादों पे बिक जाएँगे, तो वो बिक के फिर अलग-अलग पार्टियों में शामिल हो जाएँगे। तो इवेंचुअली ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी प्लान ये कर रही है कि पीटीआई के आखिर में जाके कोई 20 सीटें बचें या 25 सीटें बच जाएँ, और बाकी सारे जो हैं इधर-उधर तितर-बितर हो जाएँ। ये प्लान है, और लगता है इनका प्लान उस तरह से, यानी अवाम का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी साइड से प्लानिंग भरपूर चल रही है। और उसमें हमने देख लिया काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो कि बहुत बड़े महान एक जज जाने जाते थे, जिन्होंने अदल करना था मुल्क के साथ। उन्होंने पाकिस्तान की कौम के पीठ में खंजर घोंपा है, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उस साज़िश का हिस्सा बने। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ में अपना हाथ बटाया है, और इसकी इंशाल्लाह इसका इंसाफ होगा। ठीक है, थैंक यू वकास। इसमें हम बात करते रहेंगे। बिफोर शाह जी, आपके कमेंट्स में ले लूं, पर मेरे तो चंद सवाल हैं इसी के ऊपर। जी। अच्छा सर, मुझे आज भगत सिंह साहब बहुत याद आए। हम्म। जब ये मैंने काजी फायज ईसा साहब का ये सारा जब सुना, तो हम्म। भगत सिंह जो है, उनको आपको पता है कि बहुत डराया धमकाया गया। उनको कहा कि तुम्हें फांसी लगा देंगे, तो तुम हम्म। क्यों अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो। तो भगत सिंह ने क्या बोला, हम्म। उसने कहा कि अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, तो हम्म। उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा। हम्म। अब तकलीफ क्या है पाकिस्तान के अंदर, कि एक सिस्टम जो चल रहा था, जिसमें पहले नाना, फिर दादा, फिर बाप, फिर माँ, फिर भाई, फिर बहन, फिर वो, उस सारे स्टेटस को जिस आदमी ने अब ललकारा है, ये इनको अब हजम नहीं हो रहा है कि इसको हम आगे कैसे आने दें और इसको हम कैसे जीतने दें। तो ये जो सारी गेम है, उस आदमी को दीवार के साथ लगाने के लिए है। आज बड़ा वो मैंने वो उस आदमी का मतलब है आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी इमरान बात कर खान रहे हैं साहब आप। को दीवार के साथ लगाने की सारी कोशिश है। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैंने इंटरव्यू देखा द वायर के ऊपर, उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं थापर साहब, उन्होंने हमारे नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू लिया है और उन्होंने भी यही सवाल किए कि ये जो सारी जजमेंट्स हैं और क्या इमरान खान वापस आ सकते हैं, इसके अंदर कोई अमेरिका का हाथ हो सकता है। तो नजम सेठी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन होए। और जो कुछ ये कहानी इमरान खान साहब ने की है कि जी जुडिशरी मेरे खिलाफ है, मिलिट्री मेरे खिलाफ है, ये सब कुछ बिल्कुल जो है ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन भी डिले होंगे और हाँ, शायद मुझे लगता है कि खान साहब को आने भी ना दिया जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वैसे बड़े समझदार आदमी हैं और वो चीजों को बड़ी समझदारी से हैंडल करेंगे। अच्छा साहब, मेरे जो सोर्स कहते हैं कि ये जो बहुत समझदार हैं, क्योंकि समझदार तो आप भी हैं, समझदार तो वकास भी हैं, समझदार तो मैं भी हूं, तो वी कांट बी पुट इन एट द हेल्म ऑफ द कंट्री, राइट। मेरी इतला ये है कि जिस वक्त ये एंथनी ब्लिंकन साहब से मिलने के लिए अमेरिका में गए हैं, तो उनको उनके एडवाइजर्स ने कहा है कि साहब ये जो सिस्टम अब आप उस मुल्क में चला रहे थे ना, यानी कि उनका इशारा ये था कि ये कू कर लेते थे और आ जाते थे और वो, ये अब सिस्टम चलेगा नहीं, और खास तौर पे आसिम साहब के साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, अब उनको लग रहा है कि जी इलेक्शंस, या तो हम दो तरीके हो सकते हैं इस मुल्क में, या तो हम इलेक्शंस करवा सकते हैं वक्त पे 8 को, या फिर हम इसको डिले कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर डिले कर देंगे तो शायद जो ये दूसरी पार्टीज हैं उनको रीग्रुप होने का, या कि जो और कोई स्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं उनको सामने लाने के लिए उनका बन सकता है। और या फिर अगर ये इलेक्शन वक्त पे कराएंगे तो ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि ये शैम इलेक्शंस होंगे, जस्ट लाइक बांग्लादेश, जैसे कि सारी दुनिया ने कहा है कि ठीक शैम इलेक्शंस ठीक बांग्लादेश में हुए, वैसे होंगे। ये अगर यहाँ पे इलेक्शंस हुए, पीटीआई को दीवार के साथ जैसे लगाया हुआ है, उसमें 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 महीने चलेंगे सर, उसके बाद ये फिर से जो है ये आएंगे। अब अगर आपने मुझे फिर एक और चीज याद आ गई है, जॉर्ज ऑरवेल की अगर आपने नॉवल पढ़ी होगी 1984, तो उसमें वो कहते थे कि ये जो सारे टैक्टिक्स होते हैं ना, लोगों को डराने के, धमकाने के, और जो डिफरेंट फिर वो प्रेशर पॉइंट्स बनाए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, कि जिसमें एक टोटलिटेरियन और एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो है उसको कायम करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक बात जो हमारे मुल्क में जुडिशरी भी भूल रही है, हमारी स्टैब्लिशमेंट भी भूल रही है, कि दिस इज वो जो, जैसे कि उसका नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का 1984, ये दिस इज नॉट 1984, दिस इज द 21st सेंचुरी, दिस इज ये 2023। 2024 है। ये 19 2024 से, हाँ 24 है, सॉरी 2023 मैंने कहा, ये 2024 है। इसमें चीजें आपकी वैसे टोटलिटेरियनिज्म के साथ, आपकी अथॉरिटेरियन चीजों के साथ नहीं चलेंगी। ईसा साहब को भी ये बात समझनी चाहिए और ये हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए कि एक आदमी जो कि मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन चूंकि उसने आपका एक स्टेटस को उसने किया है, चैलेंज किया है, आप उसको नहीं आने दे रहे हैं, तो आपके लिए इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि धरती को तो हम मां कहते हैं ना, धरती आपकी मां जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इमरान को आने नहीं देना क्योंकि वो हमारे साथ उसके ईगो का क्लैश है। तो ईगो के अलावा यशाजी क्लैश बेसिकली इंटरेस्ट का है। जी 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 जी, वही मैंने वही। कल एक रिपोर्ट आप रिसर्च की थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारा 14.46 खरब रुपए का हमारा बजट है, उसके अंदर से 6 खरब रुपया जो है, 6 खरब जी वो फौज खाती है। वैसे कहते हैं हम 1.8 खरब खाते हैं, लेकिन उसमें 560 अरब उनकी पेंशन नहीं डालते, और 3.6 खरब जो 7.3 खरब का आधा है, जो हमें अपने लोन वापस करने होते हैं, वो इनके हिस्से में आता है। तो ये बनता है 6 खरब। ये पाकिस्तान का पेट काट के 6 खरब हज़म करते हैं, डकार भी नहीं लेते। या बिल्कुल करें, ये इंटरेस्ट की बात है। एक सवाल जी पूछ लूँ यहाँ जी अगर आप जी जी, दोनों पूछ। से? जी जी सवाल ये है कि अब ये चूँकि इस वक़्त जो आपने बात सही की और इन्होंने कही कि ये सब कुछ बिक चुके हैं, अब पीटीआई की कमर लगी हुई है दीवार के साथ। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हो रहे हैं, और दोनों से सवाल है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकती है पीटीआई कि ये लोग आइडेंटिफाई रहें लोगों के नज़रों के सामने इलेक्शन तक, इनको वोट भी दिया जाए, इनको जितवाया भी दिया जाए,
और इनको दूसरी पार्टी में जॉइन ना किया जाए, और अगर जॉइन करें तो इनके साथ वो करें जो कि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ किया करते थे। जब उनके खिलाफ कोई करता था, वो जाके फिर उनके साथ जो उनके घरों और गाँव के साथ करते। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई प्रीएम्प्टिव मेजर है जो कि पीटीआई ले सकती है, या पीटीआई का वोटर ले सकता है कि ये इनका जो बंदा अगर इलेक्ट हुआ इंडिपेंडेंट, ये भगोड़ा ना बने? जी विकास। देखिए सर, वैसे तो यानी किसी किस्म का वॉयलेंस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। आपके सामने जो आपका एनिमी है, जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है, जो हर तरीके से आपको हराना चाह रही है, उसने अपनी सारी पावर स्टैक कर दी है। ठीक है, खैर है, कुछ नहीं होता। अब देखें उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून जीत जाए। तो अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं मिल सकता, तो आप उनको उनका ऑब्जेक्टिव डिनाई ज़रूर कर सकते हैं। आप ये ज़रूर यकीन कर सकते हैं कि आप पीएमएल-एन को हरा दें। और पीएमएल-एन को हराने का बड़ा आसान तरीका है कि पंजाब के अंदर भी इनको किसी किस्म की, यानी ये 1/3 के पास भी ना आए। बस आपने इनको 1/3 डिनाई करना है, 1/3 सीट्स तक जीत सके पीएमएल-एन और उससे आगे ना जा सके। तो ये एक बहुत ही आसान टारगेट है। और आपने अगर पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज भेजना है, तो वो सिंपल सा मैसेज है कि हम पूरे पाकिस्तान से सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्ट करेंगे। अब जब आज़ाद उम्मीदवार आ जाएंगे, जब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाएंगे, तो अब देखें इंसानी साइकोलॉजी के अंदर आपने उनके सामने जो रिवॉर्ड मिलिट्री रख रही होगी, एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने रिवॉर्ड रख रही होगी, या जो रिवॉर्ड होंगे कि पीटीआई को ज्वाइन करने के लिए, वो आपने उससे ज्यादा रखना है। सिंपल सी बात है। अब उस रिवॉर्ड के अंदर सोशल जो है एक्सेप्टेंस शामिल है कि आप पीटीआई में होंगे, आप सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, आप अगले इलेक्शन के अंदर जा सकेंगे। इस तरह टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ये स्टैक अप होती हैं। फिर जो बंदे का जो इंडिविजुअल डिसीजन होता है, जो इंडिविजुअल डिसीजन होता है, वो अक्सर यानी ज्यादातर वो आपके पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है। जो इन सारों का सेल्फ इंटरेस्ट है, और जो पीटीआई का इंटरेस्ट है, और जो नेशनल इंटरेस्ट है, इन तीनों चीजों को आपने अलाइन करना है। और वो अलाइन करना इतना मुश्किल नहीं है जब आपने पहला स्टेप ले लिया। पहला स्टेप ये है कि नून लीग को आपने हर तरह से डिनाई करनी है स्पेस इलेक्शन के अंदर। और आप जी, सॉरी, मैं अब समझ गया। इनको भगोड़ा बनने रोकने से आप समझते हैं कि सोशल प्रेशर इनके ऊपर डाला जाए, और ये कहा जाए कि कल को तुम सियासत में नहीं आ सकोगे? सब चीजें, यानी जो तराजू है ना, कि मैं पीटीआई में ज्वाइन करूंगा तो मेरी जिंदगी और मेरा फ्यूचर कैसा होगा, और जो मैं अगर पीएमएलएन को ज्वाइन करूंगा तो मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी एज अ पॉलिटिशियन कैसी होगी। ये जो इसमें इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज्यादा होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं काम करती। ये आप आर्मी को भी देख लें, जब इन्होंने नेगेटिवली तरीके से ट्राई किया ना कि हम आपके खानदान पे चढ़ाई कर देंगे, आपको ये कर देंगे, मना लिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान को। कितने सारे जो भगोड़े भी हैं, जो जिस तरह ये चीमा फैमिली है, मुसर्रत चीमा, वो चले गए कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर वापस भी आ गए और सीट भी लेना चाह रहे हैं। उस्मान डार उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन उनकी ऑन बात ऑन अब्बास भप्पी। खैर, टिकट्स के ऊपर भी थोड़ा सा एक बात मैं करूंगा बिफोर गोइंग टू शादी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मेरा जो मकसद था वो ये था कि इन लोगों की तस्वीरें जब ये इलेक्ट हों, ये सामने रहें। कोई इसमें से आदमी अगर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है किसी वजह से भी, उसको लगता है कि यार मैं ये फौज का ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, या एसआई वाला आके मुझे थ्रेट करता है कि मैं तेरी बीवी को ये करवा दूंगा, तेरी बेटी के साथ ये कर दूंगा, तेरी माँ के साथ ये कर दूंगा, तेरी बहन के साथ ये कर दूंगा, और वो जाता है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात ही नहीं कर रहा। इनके पास तो एक ही हरबा है, बंदूक, इनके पास। लेकिन डंडा। अब देखिए, अब एक और आप सिनेरियो इमेजिन करें। अगर पाकिस्तान में जो जब इलेक्शन होते हैं, तो ज्यादातर समझे 2/3 मेजोरिटी सिर्फ इंडिपेंडेंस की है। ये एक बिल्कुल शॉकिंग चीज होगी। अब उन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा पावर है। जो नेक्स्ट बड़ी तरीन पार्टी होगी पीएमएलएन, क्योंकि पीटीआई के इंडिपेंडेंस तो सारे पीटीआई में होंगे ना, यानी पीटीआई के बंदे होंगे सारे इंडिपेंडेंस में। तो जब इनके पास पावर आ जाएगी, इनके पास एक और ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। वो ये कि ये अपनी कोई और पार्टी बना ले वहां पे, और किसी और मेरा पार्टी को। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। बंदूक की नोक, डराना धमकाना, 180 मेंबरों की बीवियां, बेटियां, बहनें, माएं, उनको डराया धमकाया जाए, ये बंदे कैसे नहीं मानेंगे?
नहीं, इस तरह इतना आसान नहीं होगा सर। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको आपको उन सबको वायलेंस से आप डरा रहे हैं, और उनके भी फिर इंटरेस्ट देखे ना। आप देखिए, मिलिट्री भी उस टाइम पे भी सोचेगी कि अगर नून लीग को ऑल पावरफुल, तो वो नहीं करना चाहते, 2/3 तो नहीं देंगे नवाज शरीफ तो को। आप होप आपके अंदर आप होप रख रहे हैं कि अगर ये लोग इतने ज़्यादा तादाद में इलेक्ट हो गए, जो कि उम्मीद है हो जाएंगे, तो इनकी एक ताकत होगी और इनको इतना आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ करना या भगोड़ा बनाना या ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करवाना बिल्कुल। मुश्किल होगा, ये आप कह रहे हैं बेसिकली। इलेक्टेड बंदा है, उसको आसान होता है। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और न्यूली इलेक्टेड, जिसका 5 साल का टेन्योर बचा हुआ है, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका आखिरी साल है ना, उसको आप डरा मतलब राजा रियाज टाइप लोग, ठीक है। हाँ। शाजिया, शाजिया आप बताएं। जी, आपको वो याद है एक दफा जॉर्ज बुश ने कहा था कुछ कंट्रीज के बारे में, एक्सेस ऑफ इविल। जी जी जी, ये एक्सेस इस ऑफ वक्त पाकिस्तान के अंदर ना एक एक्सेस ऑफ इविल चल रहा है। फौज हो गई, हाफिज, अदलिया हो गई, और तीसरा कौन है? हाफिज, काजी एंड हाँ, राजा। ओके, हाफिज, काजी एंड राजा। अच्छा यस, अच्छा। दिस इज द एक्सेस ऑफ इविल एट द मोमेंट। ये सिकंदर सुल्तान राजा, आसिम मुनीर और अपना क्रेजी इजी पैसा। यस, सो दिस इज द एक्सेस ऑफ इवल इस वक्त पाकिस्तान क्या में। बात है आपका आपने। जो क्वेश्चन है उसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम्म, इस वक्त लोगों को ये एक्सेस ऑफ इवल तोड़ने की जरूरत है, हम्म, और उनको बहादुरी से सामने आके हम्म, जिस भी इंडिपेंडेंटली, जिस वक्त जैसे कि वकास ने कहा कि ये जो अपने लड़ेंगे, अपने जो इलेक्शंस लड़ेंगे, हम्म, इंडिपेंडेंटली लड़ने के बाद इनका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि ये बोलें जी, उसी तरह जिस तरह के इमरान खान ने कहा था कि मैं स्टेटस को तोड़ रहा हूं, मुझे वो पुराने लोग नहीं चाहिए। इन सब को अगर ये खड़े हो जाएंगे पीटीआई के साथ, तो फिर अगर ये एक्सेस ऑफ इवल काम नहीं कर सकेगा। और अगर उस सूरत में फिर अमेरिका भी सोचेगा कि हमने लोगों की विल भी तोड़ने की कोशिश की, हमने मिलिट्री के साथ अलेजली मिलके बहुत साजिश भी की, एक इनके पॉपुलर लीडर को भी हराया, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ वही जो पाकिस्तान के लोगों ने चाहा। अच्छा, तो बस सर, इसमें सिंपल यही है। बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आता हूँ, ये मंसूर अली खान ने कहा है कि जी मेरे एक इदारे से मुलाकात हुई। अब वो इदारा शिदारा क्या था, ये 4-5 दिन पहले की बात हुई है। ये बाय द वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुलाकात हुई है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुई है। और ये हुई है आसिम मुनीर के साथ, और पीडीपी हुई है। मैं उसके छोटा सा मतन बता दूं, फिर इस पे आप लोगों की राय लूंगा। वो कहते हैं कि जी ये आसिम मुनीर, उसको कहा कि मैं इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखता, ना मौजूदा ना मुस्तकबिल में। तो जब सवाल पूछा गया, ये लोग नवाज के मुतालिक भी कहते थे, कहते हैं हाँ बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन आप देखना ये भी इस इमरान खान आ सकता है कि नहीं। फिर उन्होंने फैज़ हमीद के मुतालिक एक इशारा करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि अपने आप को सेल्फ प्रमोशन करने के लिए उसने ये नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की इमरान की हुकूमत में। और फिर कहा कि हमारे इदारे ने बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब हम जो है ना इस गलतियों से सीख के हम नहीं करेंगे। हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं, हम कहीं ये ढके छुपे नहीं छुपे रहेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है तो मतलब कहता है पाकिस्तान का फ्यूचर डेमोक्रेसी में है, और सियासतदानों को गालियां नहीं देनी चाहिए, मतलब कि ये नवाज शरीफ और जरदारी मर्दारी को बुरा भला ना कहे कि ये करप्ट हैं। सोसाइटी बहुत पॉलिटिकली चार्ज हो चुकी है। इमरान खान ने सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, मतलब कि उसने सच बता दिया, और जो सच बोलने वाले एक तरफ है और यजीदी कुव्वतें एक तरफ है। मतलब मुझे तो यही समझ आया है। और उसने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमें समझ आ गई है कि सोशल मीडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम नहीं रोकेंगे, अगर रोका गया तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। 9 मई हम नहीं भूले हैं, हम इसका जरूर, इसका ठीक ठाक हम इसका करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त हालात बड़े पॉलिटिकली चार्ज हैं, तो हम जरा चुप बैठे हैं। और ये जो लोग खामोश मुजाहिद वगैरह, उनका इशारा आदिल राजा मेरी तरफ जैसे लोगों का था, ये बिल्कुल बकवास करते हैं, इनको कुछ नहीं पता, फौज के बाहर किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। और हमें पता है कि पीटीआई सिर्फ केपी के ऊपर क्यों फोकस कर रहा है। मतलब बहुत खतरनाक उसने इशारा किया है कि शायद वो समझता है कि केपी की तरफ से कोई बगावत हो गए। ये आपका आर्मी चीफ कह रहा है। और फिर जब उससे मुशर्रफ का पूछा गया, तो कहता है जी मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि मुशर्रफ के खिलाफ ये फैसला दिया है इसने क्रेजी इजी पैसा ने।
और लेकिन अब चूँकि हालात अभी बड़े चार्ज हैं, हम नहीं कुछ करेंगे और मैं इलेक्शन से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। ये है जी मंसूर अली खान को आसिम मुनीर का बयानिया। मैं सिर्फ़ एक सवाल देखा हूँ, मुझे मंसूर अली खान से कहा कहना चाहिए कि यार मंसूर तूने उससे पूछना था कि जनरल साहब मुझे ये बताएँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं ग्रेड 22 के एक डिपार्टमेंट के हेड के पास जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की सियासत के पास, मैं उसके सामने बैठ के क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ? जी, आप जी बताइए वकास जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मंसूर्स इंटरव्यू विद आसिम मुनीर? वकास अ, अच्छा, इंटरेस्टिंग बातें जो आप बता रहे हैं। लेकिन वाक़ई में ये सीरियस क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स में अगर वाक़ई में उन्होंने ये बोला है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, तो ये कोई बहुत डेमोक्रेटिक मूव तो नहीं है कि आप एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, या ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप माइनस करना चाह रहे हैं, ये भी कोई डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है। अगर आपको वाक़ई में लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलेगी और डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, तो ये तो सारी अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं। अनडेमोक्रेटिक तरीके से आप डेमोक्रेसी नहीं क्रिएट कर सकते पाकिस्तान के अंदर। इम्पॉसिबल बात है ये कि आप अनडेमोक्रेटिकली इम्पोज़ करें। और दूसरा ये जो नवाज़ शरीफ की बातें कि इसको गलत कहा गया और जो है इसके खिलाफ किसी ने सेल्फ प्रमोशन के लिए, देखिए नवाज़ शरीफ के जो खिलाफ केस है जिसकी वज़ह से वो डिस्क्वालीफाई हुआ, वो आई ओपन एंड शट केस इंटरनेशनल है पनामा, हाँ, कंसोर्टियम बिल्कुल। ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से। और वो जो पनामा लीक्स था वो पनामा से आया। मोसैक फर्नेस का एक कंपनी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। पाकिस्तानी कौम के वहमो गुमान भी नहीं था कि नवाज शरीफ की फैमिली के पनामा के अंदर सीक्रेट अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। अब हमने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा और ये सबका बनता था, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस का बनता था, हमारी फौज का बनता था, हमारी पुलिस का बनता था, हमारी अदलिया का बनता था। उससे सवाल पूछेंगे, यार तुम हमारे 20 साल तकरीबन प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तुम चीफ मिनिस्टर भी रहे हो, तुम्हारे ये पनामा में सीक्रेट अकाउंट्स हैं, तुमने हमें कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पनामा में सीक्रेट अकाउंट्स हैं। तुमने कोई दुबई में तुम्हारी नौकरियां भी चल रही हैं, तुमने हमें कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दुबई में क्या नौकरियां चल रही हैं, तो हमें ये बता दो ये कहाँ से चल रही हैं। उन साहब ने हमें नहीं बताया। जो मनी ट्रेल हम पूछते हैं, मनी ट्रेल ये सिंपल सा सवाल है ना कि यार तुम्हारा पनामा के अंदर, पनामा एक दूर दराज एक इलाका है जहां तुमने कभी कदम नहीं रखा, वहां पे तुम्हारा बैंक अकाउंट क्यों है मेरे जान? तुम्हारा जो है ये एक वजीर आजम हो, तुम दुबई में अपने बेटे की कंपनी में नौकरी क्यों करते हो यार? तो और ये बात हमें बस बता दो, वो नहीं बता सका। और यही एक आम बंदे के लिए तो ये सजा होती है इसी बात पे कि तुमने टैक्स इवेजन की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ज्यादा सजा होनी चाहिए। और इसको इस बात पे सजा होना कोई गलत बात नहीं है, चाहे जिस तरह से भी हुआ, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस पे सजाएं मिलेंगी। अब ये बात नहीं प्रूव कर सके, अब ये किसकी साजिश थी? ये तो किसी की साजिश नहीं थी। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इसको किसी साजिश के तहत या किसी ने बनाया, ये सारी चीजें, ये करप्ट इंसान है। और करप्ट इंसान पाकिस्तान में के टॉप पे रह के सिर्फ करप्शन ही ला सकता है। अब इमरान खान को आप देख लें, 2 साल से ये लगे हुए हैं कि इमरान खान ने कोई केस निकाले। क्या केस निकाले इन्होंने? कि वो घड़ी थी, उसको गिफ्ट ली तो उसने आगे से बेच दी, उसका कोई हक नहीं था, उसने क्या नहीं दिए उसके पैसे, ये इसका अब टोटल केस निकाल के लेकर आए हैं। दूसरा ये कि वो जो साइफर था वो आपने लोगों को बता दिए, ये मैक्सिमम केस है आपके। अगर इमरान खान पे और तीसरा वो इद्दत कि जी शादी इद्दत से पहले कर दी। ये यानी उसकी पर्सनल मामलात कि फिर उसमें भी जो यानी बहुत सारी इस्लामिक बातें भी हैं, वो यानी उसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। अब वो आपने ये इसके केस निकाले हैं। आप मुझे कोई दुबई का अपार्टमेंट लाके दिखा देते, दुबई का 1 बेडरूम अपार्टमेंट लाके दिखा देते इमरान खान ने, जिस दिन ये लाके दिखा देते मैं बोलता कि वाकई में करप्ट है। आप किसी और जगह का, आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, आपके कम इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं जो अलग अलग मुल्कों में जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे, यानी बेनजीर की ये स्विस बैंक अकाउंट निकाल के ले आए थे। इन्होंने वो ढूंढ लिया था, सदे पैलेस ढूंढ लिया था, तो इमरान खान की चीजें ढूंढना मुश्किल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वो इमरान शाह इसका जो इसका जो होता था ना, इसका वो एक टाइप का इधर ये बिल जमा करा दो, वो कर दो, ये कर दो, मैं भी उसको जानता हूँ। वो जब मैं इंटरव्यू करता था तो वो सेटिंग अप करता था। उसने भी कहा कि जी इमरान साहब के, वो हालांकि उसको लाया गया था सलीम साफी के प्रोग्राम में कि इमरान खान के मुतालिक को एक्सपोजर दे। वो कहता है जी इमरान खान के अकाउंट में अगर कोई पैसे आ जाए ना जिसका उसको पता नहीं होता था, वो कहते थे किधर से आए हैं पैसे, वापस निकालो इनको। तो ये बताए, तो यूर एब्सोल्युटली ट्रू। तो आसिम मुनीर जो है वो कहता है मंसूर को कि तुम एक फर्द के सामने नहीं बैठे हो, तुम पूरे इदारे के सामने बैठे हो। मतलब आर्मी चीफ को अपने आप को वो इदारा समझता है, इतनी इनकी फिरौनियत है। शाहजी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मंसूर्स इंटरव्यू विद आसिम मुनीर?
सर बहुत ही लेम किस्म का इंटरव्यू था, मैं तो यही उसको कह सकती हूँ। सारा बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड। घटिया इंटरव्यू था। हाँ बिल्कुल ही, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। और आप देखें कि एक यूएसए के अंदर एक बड़ा एक मशहूर केस आया था, कॉर्मेट्सू वर्सेस यूएसए। उसके अंदर मैंने उसको क्यों कोट किया है, फिर मैं उसको लिंक करूंगी पाकिस्तान में। उसमें जो जापानीज सिटीजन्स थे ना यूएसए के, तो उनके बारे में कुछ कहा जी कि इन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया है, तो हम इनकी सिटीजनशिप खत्म कर रहे हैं क्योंकि मुल्क से ऊपर कोई भी नहीं है। ये असल सेकेंड में वर्ल्ड ये वॉर बात की है। बात कर रहे This हैं ना was आप? a huge case in USA, Korematsu versus USA. That was जी, a huge case, जिसमें सेकेंड कि वर्ल्ड सुप्रीम वॉर। कोर्ट ने उनकी ने कहा कि नहीं, स्टेट बड़ी है, इंसान बड़े नहीं है। हम इस वक्त जो है एक ही आदमी को जरा ज्यादा वैसे खींचते हैं, नवाज शरीफ साहब को, कि भाई तुम्हारा नाम पनामा पेपर्स में भी आया, तुम्हारी प्रॉपर्टीज भी गलत हैं, ये हैं। हम इस सारे सिनेरियो में जो हमारे अलेजली मिस्टर 10% थे ना, उनको हम भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि नहीं, ये कोई नहीं भूल रहा, जरदारी को हाँ, कोई नहीं जरदारी भूल रहा, साहब जो है, कोई नहीं भूल जरदारी साहब से भी पूछने की ये बात है कि रहा। जनाब हाँ, अभी कुछ साल पहले, कोई 25 30 40 साल पहले, आपके पास तो 2 लाख रुपए नहीं थे अपना सिनेमा बचाने के लिए। इस वक्त आपके पास इतनी बेतहाशा प्रॉपर्टी कहां से आई है? ये सब लोग जो मुल्क के खिलाफ जो करते हैं साजिशें, और फिर जो है सादिक और अमीन भी बन जाते हैं, इनसे क्यों नहीं पूछा जा सकता कि भाई ये पैसे कहां से आए, ये क्यों तुमने लूटा? और फिर हमारे जो हैं, वो जो आप जिनको बोल सकते हैं डाई हार्ड्स, या कि जिनको बीबीसी बोलता है स्पिन डॉक्टर्स, जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, इनके पास खुशामदी टोला जो इनको बोल रहा है कि ओ सर, आप तो शहंशाह हिंदुस्तान है, आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती, ये जो रियाया है ये कमी अच्छा, कमीन है। बात सुने, वो हाँ, लोग मेरे से पूछते हैं शाजिए कि शाजिए क्या पाकिस्तानी है इंडिया? वो गलती नहीं कहती, गलती कहती हैं। वो खिलाफ के, मैंने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तानी है वो, मेरा ख्याल है उनकी जबान। चले चले, कोई नहीं, ठीक है, बोले। aren't they happy that an Indian is speaking in their favor? नहीं, देर नॉट हैप्पी इंडियन। आप इंडियन तो नहीं है, नहीं नहीं मतलब सर, पाकिस्तानी है। I'm very much a पाकिस्तानी। दिल तो हाँ, अभी भी पाकिस्तानी है ना, हम कहीं पे पाकिस्तान गिरे। जी। तो सर इनसे पूछता कोई क्यों नहीं है? अब ये जो इनके फैसले भी आते हैं, वो क्यों नहीं इनसे बोलते हैं कि भाई तुम सारे लोग स्टेट से ऊपर हो, या स्टेट तुमसे ऊपर है? आप देखें कि यूके के अंदर जो उनका लॉ है, उसके अंदर ये जो सारे लोग हैं, या जुडिशरी है या कोई भी, दे आर अंडर द पार्लियामेंट, यू सी। तो पार्लियामेंट जो फैसला करेगी, वो सबके लिए मानना जो है वो लाजम है। ये जो ये- इंटरव्यूज आके इस तरह के फजूल किस्म के करते हैं, जिसमें ना तो कोई सर की ना पैर की, अच्छा केस बना रहे हैं, जैसे कि वकास ने भी कहा, आपने भी, कि जी वो घड़ी ले ली। यानी मैं तो आपको पता है दुबई में रही थी, वहां पे जो एक प्रिंस थे दुबई के, उसने एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पटेक फिलिप, आपको जरूर पता होगा उस ब्रांड का, उसकी घड़ी दी इनको, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने बड़ी बेनियाजी से वो घड़ी अपने जो साथी थे उनको दे दी, और कहा जी ये पैसे बेचो और ये जो है शौकत खानम में डालो। जमाइमा के साथ जिस वक्त डिवोर्स हुई, प्लेट में रख के उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी दी। इमरान खान साहब ने कहा जी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस, पाउंड। तो उन्होंने कहा जी कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा। यानी एक ऐसा आदमी जिसको प्लेट में रख के सब कुछ दिया जा रहा है, वो एक 2 पैसे की घड़ी की चोरी करेगा। तो आप उस आदमी को गलत तरफ, आपकी जो मिसल्स है ना, उनका निशाना गलत तरफ है। आपको गलत तरफ, अपने बिल्कुल। मिसल्स का निशाना जरदारी साहब, शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, और जो बाकी के इस तरह के जो सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं इनके साथ हैं, वो इसहाक डार साहब हैं, बाकी इनसे पूछने की जरूरत है कि जनाब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमीन है जिसके नीचे से सोना निकल रहा है? हम भी वो जमीन खरीद लेते हैं, कि हम भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एपीआई टावर भी खरीद लेते हैं, और हम जो है वो उधर पाम के ऊपर घर भी ले लेते हैं, अरेबियन रैंचेस में भी और जगहों पे भी हम ले लेते हैं, लंदन में भी ले ठीक, लेते हैं ठीक, प्रॉपर्टी। ठीक, आगा खान समझ, के आगा बात खान का बात जो घर है पेरिस में, उसके साथ हम भी एक कैसल खरीद लेते हैं। समझ ले, जमीन समझ उठाते हैं। गए, ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए जी, जरदारी और नवाज शरीफ जो है ना, वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं 2 लफ्ज अंग्रेजी के, क्लेप्टोक्रेट और प्लूटोक्रेट। सिर्फ ताकत में आते हैं लूटने के लिए, अमीर लोग सिर्फ ताकत में आते हैं पैसा ज्यादा करने के लिए, ये वो 2 है। लेकिन सबसे बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में ना, वो अफवाज पाकिस्तान है। वो मेरे से शेयर नहीं हो रहा। 6 खरब रुपया, 14.46 खरब में से तकरीबन 42% आपका बजट जो है फौज हड़प करती है, डकार भी नहीं मारती। ये जंग जो है ये इसकी है कि कैसे।
अब आते हैं चूँकि क्या नाम है, मंसूर अली खान, नाम भी भूल जाता हूँ उसका। अ, ये इस जैसे जो बिकाऊ मीडिया के टाउट्स हैं, हामिद मीर हो गया, आपका नजम सेठी, फ़ाहद हुसैन, ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े समझते हैं, लिबरल, ये नदीम फारूक पिराचा, हुसैन हक्कानी, बिकाऊ माल और इस तरह के जो लोग हैं, ये पाकिस्तान में शाज़िया आप भी सहाफ़त में रही हैं 20-25 साल, आप भी रहे हैं 10-1 साल वक़ास। ये पाकिस्तान में इतना गलीज़ गलाज़त कैसे आई हमारे जर्नलिस्ट में और मीडिया में और ये खड़े क्यों नहीं हो सके? जी वकास। सर, असल में पाकिस्तानी मीडिया के बड़े डिटेल्ड इश्यू यानी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं हो कि हम उसमें जा सकें। हुँ, लेकिन असल में ना पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी का एक इश्यू होता है वैसे। हुँ, सहाफ़ी का इश्यू ये होता है कि वो बहुत पावरफुल और अमीर लोगों के करीब होता है, लेकिन हुँ, वो खुद पावरफुल और अमीर नहीं होता। हुँ, लेकिन उसको टाइम के साथ-साथ लगने लग जाता है कि शायद मैं भी उस पावर का हिस्सा हूँ। हुँ, और हुँ, वो अपने आप को एक डिल्यूज़न में डाल सकता है कि जो है मुझे भी इस दुनिया का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे सहाफ़ी इन कोशिशों में होते हैं कि वो पावर प्ले का हिस्सा बन जाएँ या उनके हाथ भी थोड़े पैसे लग जाएँ। जब आप रोज़-रोज़ देखते हैं अरबों डॉलर, अरबों रुपए की स्टोरीज़, तो आप चाहते हैं तो कुछ 15-20 करोड़ मेरे पास भी हो जाएँ। तो यही बेसिकली इश्यू है, लालच है, टैलेंट की कमी है, आइडियाज़ नहीं है, इनोवेशन नहीं है। तो ये आसान तरीके यही हैं कि पाकिस्तान में आप जो भी पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी न किसी एक को शामिल हो जाएँ, हुँ, उनका काम करने लग जाएँ, उनके टाउट बन जाएँ। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट, आप उसके किसी तरह टाउट बन जाएँ। फिर आपको फ्री हेलीकॉप्टर राइड्स भी मिलेंगी, आपको रेड कारपेट भी मिलेगी, एक इस तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। सारी गेम तो यही है ना कि आपके करियर में आपने सबसे आगे किस तरह से जाना है, आपने अमीर कैसे बनना है, आपके दो हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट भी हो और आपके जो है हर आपको बड़े लोगों की शादियों में भी बुलाया जाए, ये सब सारी गेम है। तो इस गेम का अगर आपने हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान के अंदर उसका एक सेट तरीका है और वो ये है सेट तरीका। अगर आप उसमें इस सारे सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं ना, तो आपकी फाइनेंशियल तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी करियर प्रोग्रेशन नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही एक सीलिंग है करियर वै की कि आप सेफ वैसे जी, तो जी, या जी, सही कह रहे हैं और वैसे मैं आपको एक ज़ाती तौर पे बताऊँ, मैं आपको पता है पब्लिक न्यूज़ में एंकरिंग करता था, तो मेरे से ये पूछा बड़े-बड़े सारे बड़े-बड़े एंकर से मेरी मुलाकात होती थी, तो मेरे से पूछा कि मेहदी साहब आप आपको तो पता नहीं आईएसआई लेके आए, पैराशूट करके आए, फलाना ये मलिक रियाज़ ने नहीं आपको कॉन्टैक्ट किया? मैंने कहा यार मैं तो दुकान लगाए बैठा हूँ, मुझे तो किसी ने आज तक फ़ोन नहीं किया कि मेहदी साहब हमसे ये पैसे लें और खबरें लगाएँ। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जहाँ पर उनको पता है कि नहीं बिकेगा बंदा, उसको ये अप्रोच ही नहीं करते। मुझे अप्रोच किया था एसपीआर ने, मैंने कहा जी ये ब्रिगेडियर साहब अपने पास रखें, मैं वही बात करूँगा। एनीवे गोइंग बैक टू तो यू थिंक कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कोई ऐसी बहुत ही चंद आवाज़ें अब रह गई होंगी पाकिस्तान में, जो बेचारे ढके-छुपे बात करते हैं। आमिर वतीन मेरी नज़र में एक अभी तक आदमी है जो करता है और ये मकबूल है, बेचारों के साथ बड़ी ज़्यादती वैसे हुई है। बाकी जो है वो इधर भी खेलते हैं, उधर भी खेलते हैं। लेकिन ये लिबरल और सिविल सोसाइटी ये जो बड़े ये कैसर बंगाली इकोनॉमिस्ट है जूते चाटता है जरदारी के, इतने करप्ट आदमी का और उसको डिफेंड करता है। कैसर बंगाली जैसा आदमी इकोनॉमिस्ट डिफेंड करता है जरदारी को, आज तो मैं तो हैरान हूं। तो शाजिया लास्ट राउंड फॉर यू एंड देन वी क्लोज। जी सर, आपको याद होगा कि जॉर्ज वाशिंगटन से एक दफा किसी ने पूछा था कि तुम जो है काम करना कैसे चाहते हो, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने उसको कहा था, इट इज गुड टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। अच्छा। तो वकास ने ये जो बात कही है ना कि जी ये पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, तो आप अगर बैड कंपनी में आना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी चोरों डाकुओं के अंदर लिखा जाए, तो देन दैट इज वेरी गुड। लेकिन हम्म, एक एग्जांपल मैं आपको फिर से देती हूं। आपको पता है कि एनडीटीवी जो था कितना एक मशहूर वहां का चैनल है, और उसके अंदर एक बहुत ही टॉप क्लास एक जर्नलिस्ट थे, रवीश कुमार साहब, वो काम करते थे और ओके। बहुत ही खुल खुला के वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलते होते थे और बहुत अगेंस्ट उनके वो बात करते थे, उनकी सारी जाहिर है के पॉलिसीज के और सबके। फिर क्या हुआ कि एनडीटीवी के शेयर्स मेजर जो हैं वो अदानी साहब ने खरीद लिए, गौतम अदानी ने, जो कि आपको पता ही है बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं मोदी जी के। मोदी का। रवीश कुमार को किसी ने नहीं कहा कि तुम एनडीटीवी छोड़ के जाओ। एक एनडीटीवी की एक बैकबोन था रवीश कुमार। रवीश कुमार ने सिर्फ इस चीज के पीछे छोड़ दिया एनडीटीवी जैसे दिग्गज किस्म के अदारे को। उन्होंने कहा जी कि अब मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर सकूंगा जो कि मैं आज तक करता था।
तो बात तो यही है सर कि आपका किरदार ऐसा है, आपको हेलीकॉप्टर राइड्स, आपको ये रेड कॉर्पेट्स, आपने जो घर में वो कुत्ते पालने हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मुफ्त हज, आपका कलम किसके लिए ऑनेस्ट है? आपकी स्टेट के साथ, आपकी माता के साथ, आपकी जमीन के साथ, आपकी जन्मभूमि के साथ, के आपके जर्नैलों के साथ, आपके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आपके करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ। दिस यू हैव टू डिसाइड कि मेरा कलम जो है वो किसके लिए है। यू नो, वही फैज अहमद फैज वाली बात, बोल के लब आजाद हैं तेरे, यू नो। हाँ, बोल के लब है, लेकिन वो आजादी किसके लिए यूज करनी है? अपनी माँ के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, या किसी जालम जाबर झूठे मक्कार किसी डाकू चोर के लिए? ये दिस यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, एक आपसे दोनों से प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ, ये निजाम जो है ये कब टूटेगा? मुझे टाइम फ्रेम दे, ये ना दे कैसे टूटेगा, मुझे बताएं ये कब टूटेगा। वकास, निजाम टूटा हुआ है, आपको क्या लग रहा है? मेरा मतलब है कोलैप्स करके ये जो फौज की जारियत है, एलीट कैप्चर है, ये टूट के खत्म होके इसके मुतबादिल निजाम जो आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये कब होगा? सर वो भी कभी भी नहीं होता। देखें, नहीं, चले जो भी स्ट्रगल है दो साइड्स का, और ये क़यामत चलना है। कभी कोई एक साइड पावरफुल वो ठीक है, मुझे फिलहाल बॉक्सिंग मैच का बताओ। फिलहाल ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन करा लेंगे, अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे पीएमएलएन की, और ये साल से ज्यादा नहीं चल सकती पीएमएलएन की गवर्नमेंट, क्योंकि वो अनपॉपुलर। फौज की जारियत आप देखते हैं अगले 5 साल तक। सर फौज तो रहेगी ना पाकिस्तान में। नहीं, फौज का कब्जा पाकिस्तान के ऊपर, फौज तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? हाँ, तो फौज का कब्जा भी देखिए, कब्जा एक क्या इमरान खान के, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, फौज का कब्जा था पाकिस्तान के ऊपर? बिल्कुल था। तो इमरान बिल्कुल था, 100% था। नहीं, सारे आधे उसके मिनिस्टर फौज के अंदर घुसाए हुए थे, सीपैक के ऊपर कब्जा था। एक चीज होती है ना कि एब्सोल्यूट चीज होती है, एब्सोल्यूट तो कभी कुछ भी नहीं होता ना, एब्सोल्यूट पावर तो नहीं होती। नहीं, बात समझ रहे, तो मुझे इधर उधर फिरा रहे हैं। नहीं, मैं फिरा नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ जो सवाल आप जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब है नहीं ना असल में। जब फौज का, अच्छा ये मैं एक बता, वो भी कुछ ना कुछ लगे रहेंगे कि हमारा एक बंदा इस जगह पे लग जाए, कोई नादा का चेयरमैन लग जाए, कोई कहीं लग जाए, तो ये कांस्टेंट पावर स्ट्रगल होगा जो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, जब तक आप, यानी जो भी पार्टी होगी और वो कंट्रोल एक मॉरल लीडरशिप से होगी और एक कॉम्पिटेंस से होगी। वो कब आएगा? वो कब आएगा? वो अभी आप देख लें, अभी इमरान खान की पार्टी में भी, पीटीआई में भी, कब आएगा आगे का बता? 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा? ये 1-2 साल की चीजें नहीं होती, ये तो हजारों सालों की चीजें, यानी डेकेड्स। शाजिया आप बताएं, आपके ख्याल में ये अगर इस कौम में वही जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मोदी जी के अगेंस्ट बोला था, अरविंद केजरीवाल ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सिर पे है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर तो ये कौम ने ये बोल दिया, यही कलमा पढ़ लिया कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, विद इन फ्यू इयर्स ये चेंज आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा जबरदस्त रहा यार। वकास, मैं अगर बुरा ना बनाए, मैं आपको और शाजिया को साथ बुला लिया करूं संडे को, हालांकि आपकी छुट्टी का दिन होता है। चलें, ठीक है, कोशिश करेंगे। या सैटरडे को कर ले, बिकॉज ओरिजिनली सैटरडे को था, लेकिन वो कल चुके, मैंने दूसरा था तो मैंने आज कर लिया। एनीवे, वी विल टॉक अबाउट इट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला आप दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ने, जिस तरह का शेर पढ़ा शादिया, अल्लाह सुब्हान तआला हमारे खौफ के बुत तोड़े और हम उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस निज़ाम को उखाड़ के फेंके। वकास की दुआ हज़ारों साल वाली नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में उखाड़ के फेंके, इनको हम सूली से लटकते हुए देखें, इन जर्नैलों को, इन जजों को, और बेचारे जो इस जिहाद में शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।